साथियों, आज फिर एक ऐसा अवसर आन पड़ा है कि मैं स्वयं स्टूडियो में उपस्थित हुआ हूँ और हमारे बीच फरीदाबाद से मिसेस बबीता गर्ग, जो सच में हमारे इस रेडियो बूज का हिस्सा हैं, अपने साथ वो बहुत ही गणमान्य बंधुओं को लेके आई हैं। प्रोफेशन से वो एडवोकेट हैं, लेकिन अभी अपने ऑफिस में बैठ के जब मैं उनसे बात कर रहा था तो मैं अपने जहन में ये बात सोच रहा था कि इस उम्र में अगर विनीत जी के ये विचार हैं तो डेफिनेटली आगे चलकर ये बहुत सशक्त स्थिति रखने जा रहे हैं और समाज सेवा में बहुत अच्छे ढंग से अपने आप को स्थापित करने जा रहे हैं। देखिए बबीता जी, मैं बहुत से लोगों से मिलता हूँ, वैसे भी ब्यूरोक्रेसी में लगभग 30-33 साल की जॉब में बहुत से लोगों से इंटरेक्शन करने का मौका मिला। मैंने ये महसूस किया है कि सब ये बात तो करते हैं कि भाई भगत सिंह होना चाहिए, लेकिन मेरे घर में पड़ोसियों के यहाँ होना चाहिए। ऐसे ही जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का हमारे यहाँ हिंदुस्तान में मूवमेंट चला तो हमने देखा बहुत से लोग ड्राइंग रूम में बैठ के बेटियों को बचाने की, बेटियों को पढ़ाने की बात तो करते हैं, लेकिन रियलिटी में जब उनके ऊपर बात आती है तो वो फिर दहेज की भी बात करते हैं, पूरी मांग रखने की भी बात करते हैं और अपने बेटे को बेटी के मुकाबले हमेशा 21 रख के बात करते हैं, चाहे उनका बेटा आगे वाली बेटी के मुकाबले में 19 का ही क्यों ना हो। लेकिन विनीत जी से बात करके मुझे बहुत गौरवान्वित महसूस हुआ कि ये एक ऐसे नौजवान हैं और सबसे बड़ी बात है प्रोफेशन से वकील हैं और जिस तरह के इनके विचार हैं और जिस तरह से इन्होंने एक अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया कि एक बेटी होने के बाद इन्होंने तय किया कि ये अपना ऑपरेशन कराएंगे और अगले बच्चे को जन्म नहीं देंगे। कारण क्या है वो हम इनसे पूछेंगे, लेकिन सच में अपने आप में और भी बहुत सी बातें हैं जो हम जब इनसे ब्यौरा लेंगे। तो सबसे पहले विनीत जी, मैं ये चाहूंगा आप अपना और अपने इन दोनों साथियों का परिचय हमारे श्रोताओं को दें, ताकि फिर मैं और बबीता जी मिलकर आपसे आगे की कार्रवाई इंटरव्यू के रूप में करें। जी सर, सबसे पहले तो मैं अपना खुद इंट्रोडक्शन दूंगा जी कि मेरा नाम विनीत बोसो है। हाँ जी, मैं फरीदाबाद का निवासी हूँ जी। प्रोफेशन से मैं वकील, ये गौरवंतरी और उत्तरनाथ। हाँ जी विनीत जी, सबसे पहले तो मैं ये चाहूंगा कि आप हमारे श्रोताओं को बताएं कि क्या मजबूरी थी जो आपने ये निर्णय लिया। मैं जानकर इस शब्द का उच्चारण कर रहा हूं कि क्या मजबूरी थी। आमतौर पर जल्दी से लोग इस तरह का निर्णय नहीं लेते, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप खुल के बात करिए, क्योंकि आपकी इन बातों को सुनकर बहुत से श्रोताओं ने ये आगे निर्णय लेना है कि उनके जीवन शैली क्या होनी चाहिए। और मुझे बताने में ये हर्ष हो रहा है कि इस समय जिस माइक के सामने आप बैठ के बात कर रहे हैं और करेंगे, ये पूरे संसार में सुना जाएगा। रेडियो बूज की रीच थ्रू आउट द वर्ल्ड, तो जो भी आप बात करेंगे वो हिंदुस्तान में तो सुनी ही जाएगी और पूरे विश्व में भी सुनी जाएगी। जी
सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा जी कि मेरा जन्म 1988 में हुआ था जी। मैं सिर्फ 6 साल का था 94 में जी। मेरी मौसी एक्सपायर हुई थी जी। उनके 4 बच्चे थे जी। तो उन 4 बच्चों को देख के मैंने इस चीज़ को रियलाइज करा था जी। कि भाई वो 4 बच्चे हैं उनकी परवरिश करने में अगर पेरेंट्स नहीं है हाँ। तो उनकी परवरिश करने में कितनी दिक्कत आती है। जी। तो मैं उस चीज़ के लिए मैंने उस चीज़ को देख लिया जी। और मैं एक सिंपल एक एग्जाम्पल देता हूँ कि भाई अगर हम किसी छोटे बच्चे को चाहे वो 4 साल का हो चाहे वो 5 साल का हो जी। अगर हम उसे कहीं भाई आपको ये काम नहीं करना हाँ। तो वो नहीं मानेगा जी। लेकिन वही काम उसने अगर 1 साल की उम्र में कर लिया तो वो पूरी जिंदगी बिना बताए भी नहीं करेगा। जी। तो जो मेरा जो लाइफ का टर्निंग पॉइंट था वो मेरी जो सिक्स सेंस कहते हैं मैं 6 साल का था इस चीज़ को मैंने उसी टाइम रियलाइज करा। रियलाइज के बाद 99 में जो मेरी मौसी थी उनकी 2 बेटियों की शादी 99 में हो चुकी थी और 2000 सन में हम फरीदाबाद आए थे। तो ये एक भगवान का मैसेज भी था कि भाई ज्ञान तुझे दिया गांव का, अगर आप में बेसिक ज्ञान गांव का है तो आप हर चीज़ को समझ सकते हो कि जो समझ होती है वो गांव की होती है, जो ताकत होती है आपकी मन की अंदरूनी ताकत वो गांव की होती है। क्योंकि मैंने बचपन से ही मैं आज 33 साल का हूँ और आपके स्टूडियो में भी मैं दही और रोटी ही लेके आया कि मैं सब्जी बहुत कम खाता हूँ और मेरे घर में सब्जी भी मेरे हिसाब से बनती है, अगर नहीं बनती तो उन्हें पता है बासी भी खा लेगा और दही से भी खा लेगा। तो मैं 80% तो रात सुबह बासी ही रोटी खाता हूँ कि मुझे पता है कि भाई हम देहात से बिलोंग करते हैं, पहलवान दलिया खाते हैं तो मैं तो बासी खा लेता हूँ। तो ऐसे करके ना जी अब जब मैं शहर में आ गया शहर में आके आदमी अपने दिमाग को विकसित कर सकता है लेकिन जो मेन ताकत होती है वो गाँव की होती है। जब मैं 2000 सन में शहर में आया तो 8th क्लास में था मैं, 8th के बाद ही मैंने 1 साल में स्कूल बदला। मैं 9th और 10th मैंने एक स्कूल से करी है। 9th क्लास में मैंने एक पोएम पढ़ी थी एक बूंद जिंदगी। वो एक बूंद जिंदगी क्या होती है कि भाई जैसे मैं अपने माँ के लिए एक बूंद हूँ ऐसे बादल के लिए वो बूंद एक बच्चे की तरह होती है। अब वो बूंद क्या कहते हैं, वो बूंद जैसे हम अपने बाप को कहते हैं मैंने 10वीं के बाद स्कूल छोड़ा। हाँ। तो स्कूल छोड़ने का रीजन ये जो बेटी वाला जो कॉन्सेप्ट है ये तो 2008 का है। हाँ। मैं आपको 2003 की बताता हूँ। जब मैंने स्कूल छोड़ा 10वीं करके मेरे 4 नंबर से पोजीशन कम थी तो वो पढ़ाई मैंने करी थी। वो घर वालों का जब मैं रात को पढ़ता था 1 बजे तक तो सुबह का चाय का दूध मैंने पिया था तो मुझे पता था कि भाई जितना दूध तेने पिया है उसके लायक तेरे नंबर नहीं है तो मैंने पढ़ाई छोड़ी कि भाई मैं 10वीं करके भी मैं कमा सकता हूँ, उसके लिए मुझे ग्रेजुएशन की जरूरत नहीं है। और आपके माइक के माध्यम से मैं ये कहना भी चाहता हूँ कि भाई आप अगर किसी ग्रेजुएट अगर उसने बीए कर रखी है आप उस बंदे से एप्लीकेशन लिखवा के दिखा दो, मैं मान जाऊंगा। ठीक है, मैं मान जाऊंगा, मैं मान जाऊंगा इस बात को। और मैं क्या कहते बाई लक मेरे फादर क्लर्क थे तो मुझे तो 10वीं में भी एप्लीकेशन लिखना आता था तो मुझे अपनी काबिलियत पता था कि भाई मैं पढ़ाई में तो वापसी कर सकता हूँ लेकिन पहले मुझे बूंद बनना था। तो बूंद बनने के लिए मैंने फैक्ट्री में काम करा 4 साल। 4 साल काम करने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि भाई अगर तू रेगुलर पढ़ाई करेगा तो तू रेगुलर बच्चों के साथ पेपर दे सकता है, रेगुलर टीचर ही उसको चेक करेंगे तो तेरे 10% बढ़ जाएंगे। तो मैं रेगुलर के लिए गया तो मेरा एडमिशन नहीं हुआ आपके इसी गुरुग्राम में बस अड्डे के सामने सरकारी स्कूल है। उस स्कूल वालों ने मेरे से कहा था कि ये पास भी नहीं होगा। तो मैंने उनसे ये कहा था भाई ठीक है चलो आप टेबल के उधर हो, कभी टेबल के उधर मैं हूँ कोई बात नहीं। उसके बाद फिर मैंने हरियाणा ओपन से 12वीं करी 2008 में। 2008 में जब मैंने 12वीं करी तो मेरी मार्कशीट में 65% नंबर है। हरियाणा ओपन के बोर्ड पे मेरा नाम है आज भी, आज 22 है लेकिन 2008 में मेरा नाम आ गया था विनीत कुमार 65% नंबर। हरियाणा ओपन से आज तक किसी के 50% नहीं आए और मेरे 12th के नंबर थे 100 में से 88 हिस्ट्री में। जिसने इतिहास पढ़ा वो इतिहास बना सकता है। तो ये एक कहावत भी है और ये एक रियलिटी भी है। अब उसी 2008 में जो मैंने भतीजी बताई आपको उसका जन्म है 12 सितंबर का। तो 12 सितंबर को जब उसका जन्म हुआ हमारे घर में वो बड़ा भाई था उसकी वो बेटी थी और बड़े भाई का बेटा 2006 में हुआ था। तो ऐसे करके जी कि जब उस पहले दिन ही हॉस्पिटल में वो बिटिया हुई थी तो वो रो रही थी। तो भाई जैसे देहाती स्टाइल में ये होता है कि भाई बच्चे को जैसे कान में दर्द हो गया कोई दिक्कत होगी। जब 10 दिन बाद हमने उसका चेकअप कराया तो ये बात निकल के आई थी भाई इसके दिल में 2 छेद है। तो डॉक्टरों ने कहा कि भाई ये क्रिटिकल नहीं है, अगर क्रिटिकल होता है तो जन्म पैदा होते ही साथ बच्चे का ऑपरेशन हो जाता है लेकिन वो क्रिटिकल नहीं थे। डॉक्टर ने सजेशन ये दिया कि भाई 5 साल की जब ये हो जाएगी जब इसका टेस्ट कराना, फिर जब ये 10 की हो जाएगी जब कराना, फिर ये 15 की हो जाएगी। अगर 15 तक ये सेम सिचुएशन होगी तो फिर हम इसका ऑपरेशन कर देंगे, नहीं तो आप रिस्क मत लो। इसका मतलब ये कि भाई ऑपरेशन के बाद
बच्चे की उतनी ग्रोथ नहीं रहती। मैं तो अपने युवाओं को ये संदेश देना चाहूँगा कि भाई 18 तक अपने शरीर को सलामत रखो, कि अगर गलती से तुमने भाई यारी दोस्ती में हाथ पैर तोड़वाए तो फिर आपकी सरकारी नौकरी का ऑप्शन खत्म हो जाएगा। यारी दोस्ती में अपने आप को बचा के रखो, इतना ही करो जितना आपके आगे उससे दिक्कत ना हो जाए। तो ऐसे करके जी जब 2008 में उस भतीजे का जन्म हुआ तभी मैंने डिसीजन लिया था कि भाई जब भी मैं शादी करूंगा मैं एक ही बच्चा रखूंगा। ठीक है। मेरी 2010 में शादी हुई। शादी वाले दिन ही मैंने अपनी वाइफ को कहा कि भाई मुझे एक ही बच्चा रखना है। मैं मंगलवार को बजरंगबली का भक्त भी हूँ और मैं डेली सुंदरकांड पढ़ता हूँ। हनुमान चालीसा तो कोई पढ़ लेता है, मैं सुंदरकांड पढ़ता हूँ। चाहे पढ़ूँ मैं सुबह और चाहे मैं पढ़ूँ शाम को, चाहे मैं पढ़ूँ 10 लाइन 1 घंटे बाद, फिर 2 घंटे बाद मेरी डायरी में इसके साथ हमेशा रखता हूँ। तो ऐसे करके जी 2010 में जब मेरी शादी हुई, 16 मई 2010 को शादी हुई थी। शादी के बाद ही मैंने घर वालों को कही, तो मेरे घर वालों को तो जवाब ये था कि भाई तेरी जिंदगी है। लेकिन अंदर खाने से मुझे पता लगा था पहले बालक तो हो जाए भाई, जब देखी जाएगी जब देखी जाएगी। तो कुदरती 1 साल के अंदर मेरी बिटिया हो गई थी। मतलब 16 मेरी शादी की सालगिरह का पहली शादी की सालगिरह से 16 दिन पहले मेरी बेटी हो गई थी। ठीक है। और विनीत जी तय ये हुआ था आपने अपने लेवल पर कि आप एक ही बच्चा पैदा करेंगे, चाहे वो लड़का हो और लड़की। ऐसे ही है जी। तो फिर आपकी बिटिया व्हेन यू वर ब्लेस्ड विद ए डॉटर, उसके बाद फिर क्या निर्णय लिया आपने कि भाई आप नेक्स्ट इशू नहीं करेंगे? और क्योंकि आपकी बिटिया है, आमतौर पर समाज में माँ बाप की तरफ से इस बात का दबाव रहता है कि भाई वंश को आगे कौन चलाएगा। तो ये इशू मेरे सामने भी था इशू। हाँ। तो मैंने अपने पापा को एग्जांपल दिया, मैंने कि पापा मिलिट्री पर्सन हूँ। हाँ। लेकिन मैंने पापा को ये बात कही कि जी इंदिरा गांधी भी अपने माँ बाप की बेटी थी। मेरी बेटी चाहे प्रधानमंत्री ना बने लेकिन मेरी बेटी है। और पापा जो आप कह रहे हो वंश वाली बात, लेकिन अगर वंश नालायक हो गया तो फिर मैंने तो क्या फायदा है। पापा मेरा जो डिसीजन है वो ये डिसीजन है कि भाई मैं एक बच्चा रखिए। आपके कहने वाली बेटी, मेरा तो एक बच्चा है वो। आप कहते हो कि वो बेटी है, तो मैं बेटी इसलिए रख रहा हूँ कि मेरी बेटी जो चीजें मैं कमाऊंगा, मेरे पे बुलेट है, लड़की बुलेट चलाएगी नहीं, अगर चलाएगी तो उसमें चाबी लगाएगी और काम पे जाएगी। और अगर मेरा बेटा है तो वो 50% तो जाएगा घूमने और 50% जाएगा वो पढ़ाई में। देखिए सर, सोच बिल्कुल सही है, बहुत सही सोच है आपकी कि वंश बेटों से अगर चलता है तो भी क्या, इंदिरा गांधी का नाम पूरे संसार में है कि प्रधानमंत्री रही हमारे देश की। तो अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी कि चलिए आपकी बेटी हुई, आपने बेटी के बाद अपना ऑपरेशन कराया, तो आप ये बताइए कि आपने अपना ऑपरेशन क्यों कराया, अपनी पत्नी का क्यों नहीं कराया? आमतौर पर हमारे इस पुरुष प्रधान समाज में जो सैक्रिफाइसेस का काम है वो स्त्रियों से करवाया जाता है, महिलाओं से। इसमें मेरा पॉइंट ये रहेगा कि भाई मैंने ना क्या कहते हैं, एक वाइफ को एक स्त्री के रूप में नहीं देखा, वो मेरी लाइफ पार्टनर रियल लाइफ में भी है। और इसको मैं दूसरे तरीके से समझाता हूँ। सपोज करो मैंने कोई बिजनेस शुरू करा जेंट्स के साथ, अब उस बिजनेस में कोई नुकसान होता है, कोई फायदा होता है, तो वो हम दोनों को स्पेयर करना पड़ेगा। भगवान ना करे मेरे पार्टनर की डेथ हो जाए तो मेरे पे कोई लायबिलिटी नहीं है कि मैं उस बिजनेस को चलाऊं, या मेरी डेथ हो जाए तो उस पर कोई लायबिलिटी नहीं है। तो मैंने ये डिसीजन इसलिए लिया था कि भाई सपोज करो मैं एक बेटी रखना चाह रहा हूँ, उसका ये उद्देश्य ये था कि भाई ठीक है आप कह रहे हो तो मैं एक रख लूंगी, लेकिन उसने मेरे से कहा कि ऑपरेशन मैं कराऊंगी। तो मैंने उससे कहा भाई तू ऑपरेशन कराएगी तो तेरे पहली बात तो कहा कि 2 महीने के तेरे परहेज हो। मैंने परहेज करे नहीं 5 मिनट भी। जिस डॉक्टर ने मेरा ऑपरेशन करा, जिस नर्स ने मेरा ऑपरेशन करा, उसने मेरे को गाइडलाइन बताई कि आपको 7 दिन गाड़ी नहीं चलानी। तो मैं ऑपरेशन करा के नीचे आया था तो वो नर्स मैम मुझे मिली, मैंने उन्हें कहा मैम कहाँ जाना, कह रही बेटे आप कहाँ जाओगे? मैंने कि मैं तो जी बॉर्डर जाऊँगा, आश्रम तक जाना। मैंने चलो मैडम मैं आश्रम छोड़ देता हूँ। तो जब उतरने के बाद मैडम मेरे से कहती है कि बेटे आपको गाड़ी नहीं चलानी थी। मैंने मैडम बैठ के भी तो सिखाई हो, बैठ के भी तो सिखाई हो। तो मैं ना किसी काम को करने से पहले भविष्य में, और जो लोग सुन भी रहे हैं कि भाई आप एक अपना लक्ष्य बना लो। सपोज करो भाई आप, मैंने बता दिया कि भाई 30 अप्रैल को मेरी बेटी का जन्मदिन है,
तो ठीक है, मैं आपको इनवाइट भी कर रहा हूँ। हाँ। तो आप आज उसको इस हिसाब से लिखो कि 30 अप्रैल को आपको फरीदाबाद जाना है, विनीत मत लिखना, लेकिन फरीदाबाद लिख लो। ठीक है। अब जब वो 20 अप्रैल आ गई है तो फिर आपको इशू करना है कि आप उसमें किरण भाई को भी ले जाओगे हाँ। या कोई अदर स्टाफ को भी ले जाओगे। ठीक। और 25 के बाद ये डिसाइड करना है कि उसमें आप कैसे जाओगे। तो ऐसे करके ना तो आप उसको बेटर से बेटर कर सकते हो। ठीक। अगर मैं गुड़गांव आया हाँ हूँ जी। तो मैंने गुड़गांव की मैडम ने मेरे को बाद में ये एड्रेस भेजा था, लेकिन हाँ। मैंने पहले जैसे मैडम ने कल बताया ना, तो मैंने फिर गुड़गांव में सारा सिस्टम देखा कि भाई कहाँ कहाँ रेडियो है। ठीक। क्योंकि मैं राजनीति में हूँ, लेकिन राजनीति वो वाली राजनीति है कि भाई जितने मेरे यार दोस्त हैं उन्हें ये पता है कि विनीत अपने काम का जुनूनी आदमी है, ठीक। जिस काम में वो लगेगा वो उसे कर देगा। ठीक। तो मेन कॉन्सेप्ट यही था कि भाई वो मेरी डिसीजन में हिस्सा बन रही है, लेकिन मैं उससे ये त्याग नहीं करूँगा। भगवान ना करे अगर मुझे कुछ हो जाए तो उस पर अपनी लाइफ स्पेंड करने का तरीका है, वो दूसरी शादी कर सकती है। और एक बात और लास्ट में ये कहना चाहूँगा कि मेरे पापा मिलिट्री पर्सन जी। है, मेरी उनके लिए वो मेरा बेटा है। हाँ। उसके लिए मेरे पापा अगर वो ऐसा होता तो पापा अकेला पाल देंगे, वो नहीं पालेंगे तो मेरा ससुराल वाला पक्ष भी मजबूत है, अकेली मेरी बेटी को वो भी पाल देंगे। ठीक है। और ये लाइफ होती है जी, हम किसी की लाइफ को पूरा नहीं खरीद सकते, हम आधा खरीद सकते हैं, उसकी लाइफ को पूरा नहीं खरीदते। विनीत जी, आपके विचारों को सुनकर मैं एक और बात आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि सच बात है बहुत कम लोग इतने अवेयर और सजग मिलते हैं जितने आप हैं। हर एक पहलू पे बहुत सजगता से बात करते हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपको एडमिशन नहीं मिला क्योंकि आपके मार्क्स कम थे। बाद में आपने सर वो मार्क्स का इशू नहीं था। अच्छा। वो इशू ये था कि भाई क्या कहते हैं, भाई जैसे मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, हाँ। मेरे सेविंग जल्दी आ गई थी। अच्छा। और मैं फैक्ट्री में काम करता था कि भाई पापा की प्रॉपर्टी को तो मैं 40 साल बाद भी ले सकता हूँ, लेकिन जो प्रॉपर्टी मेरी है हाँ। वो मुझे कमानी है। हाँ। अब मेरा डिसीजन, मैं पेरेंट्स को भी नहीं लेके गया, मैं तो खुद अपने एडमिशन कराने गया। ठीक है। और पॉलिटिकल लिंक तो मेरे उस टाइम भी अच्छे थे, हाँ। लेकिन मैं लिंक को जब यूज करता हूँ या मैं सोर्स को जब यूज करता हूँ जब उसकी ज्यादा जरूरत हो। हाँ। अब मैं अपने आप में इतना सक्षम हूँ ठीक कि अगर कोई मेरे साथ अड़ता है तो मैं उससे बड़ा जिद्दी भी हूँ और अड़ने वाला भी हूँ। तो उसके बाद फिर उनने मेरे से कहा कि बेटे आप पास नहीं हो गए, नंबर कम की बात नहीं। हाँ, ये गैप था मेरी पढ़ाई में। मैं इसी बात पे आना चाह रहा था। फिर आपने स्वयं जिक्र किया कि आपकी बहुत अच्छी परसेंटेज आई जी, और आज भी उसको मेंशन किया हुआ है। आपको क्या लगता है कि लाइफ में, कैरियर में इस परसेंटेज का कितना रोल है? सर मैं तो ये कहना चाहूँगा जी, बेशक आपके ना 60% हो, 60% जो आदमी होता है वो लाइफ में ज़्यादा सक्सेस मिलेगा, और जिसके 80 और 90 आते हैं वो 10% तो सक्सेस है। हाँ। लेकिन वो 90% सक्सेस नहीं है। हाँ। एक एग्जांपल है कि भाई अगर आपने इंजीनियरिंग कर ली, हाँ। माँ बाप ने 6 लाख रुपए खर्च कर दिए, हाँ। तो जरूरी नहीं है कि आपको उस खर्चे के हिसाब से जॉब मिल जाए। हाँ। तो वो बंदा फिर बिल्डिंग पे चढ़ेगा, हाँ। और मैं नहीं कहता कि वो क्या करेगा, वो आपको पता है। ठीक है। लेकिन अगर आपकी एवरेज पढ़ाई है, मैं ये कहता हूँ भाई पढ़ाई ऐसी करो जो जीवन में ला सको। पढ़ाई ऐसी मत करो जो मार्कशीट में और छाती पे आ जाए आपकी, एग्जैक्टली, कि आपके 90% नंबर है। मतलब आप विनीत जी की बातों से ये सब, जैसे आपको भी हमें भी सबको पता है इस बात का कि सर कहा भी जाता है कि जो मीडियोकर बच्चे होते हैं वो जिंदगी में ज्यादा सफल रहते हैं। यस मैम। और जो बहुत ज्यादा 95, 96, 97% मार्क्स लेकर के कहीं इंजीनियरिंग कर रही है तो सर क्या होता है कि चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज से इंजीनियरिंग करे चाहे डॉक्टर करे, खर्चा तो पूरा होता है। आजकल तो सरकारी स्कूल कॉलेजेस में भी पूरा खर्चा है। तो जब वो खर्चा हो जाता है उसके बाद उनका इंजीनियरिंग करने के बाद उनके मन का, उनके दिमाग पर क्या चल रहा होता है उनके दिमाग में कि हमारे माँ बाप ने इतना खर्चा किया, अब वो खर्चा हमें अपनी नौकरी से या प्रैक्टिस से वसूल करना है। देखिए बबीता जी, जो बात आपने कही है, जो गुरमीत ने कही, मेरा ये मानना है कि एज ए रूल अगर हम ये बात कहें कि जो लोग 80 to 90% मार्क्स लेते हैं, it is but sure that they will not be successful in life is not correct. हाँ, ये करेक्ट नहीं है सर। ठीक है, मोस्टली यस। इसके विपरीत मैं ये कहता हूं कि जो
चाहे मार्क्स कम रखता हो, लेकिन जीवन की व्यवहारिकता को बड़े गहरे से समझता हो, वो ज्यादा सक्सेसफुल होगा। तो द थंब रूल इज दिस कि आपको अच्छे मार्क्स के साथ साथ जीवन की व्यवहारिकता को भी सीखना चाहिए। आपको ग्राउंड रियलिटी पर रहना आना चाहिए। अगर आप उसमें चूक गए तो फिर जीवन भर आपको वो सक्सेस नहीं मिलेगी, एंड मार्क्स आर इमैटेरियल एट दैट टाइम, क्योंकि जहां पर जीवन का अनुभव मैटर करता है वहां मार्क्स मैटर नहीं करते। और देखिए सर, इनकी ही विनीत जी ने अभी एक छोटी सी बात और कही थी कि मैं गांव से हूँ, और आज भी ये बासी रोटी और दही खाते हैं। उसके बाद इन्होंने एक बात और कही कि मैं आज के युवाओं को ये कहना चाहता हूँ कि अपने शरीर को, अपनी बॉडी को बचा कर रखिए। यार दोस्तों के साथ जो एक शब्द होता है पंगा लेकर के या लड़ाई झगड़े में अपना कहीं पर भी अपनी शरीर का नुकसान मत कीजिए। सर ये प्रैक्टिकल नॉलेज है। यहाँ पर अगर हम देखें तो इनको प्रैक्टिकल व्यवहारिक जो नॉलेज है, इनकी ज्ञान है वो बहुत अधिक है, और ऐसे ही होना भी चाहिए, मुझे लगता है। तो विनीत जी, हम आपका बहुत आभार प्रकट करते हैं कि आज आप स्टूडियो में आए, आपने हमारे साथ अपने विचार साझे किए। इससे पहले कि हम इस बात को वाइंड अप करें, मैं ये चाहूँगा कि आप अपने जैसे नौजवान साथियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी सर, मैं तो अंत में एक संदेश ये देना चाहूँगा कि जैसे आज एजुकेशन है, तो मैं तो ये सुझाव देना चाहूँगा सबको, युवाओं को भी और सरकार को भी एक तरीके से, कि हम जब 10th के पेपर दे देते हैं तो 10th रिजल्ट के बाद हमें ये पता लगता है कि भाई आपको आर्ट्स लेनी है, आपको कॉमर्स लेनी है या आपको साइंस लेनी है। मेरे साथ ये दो मेरे भाई आए हुए हैं, सपोज करो हम एक साथ पढ़ रहे हैं, मेरे नंबर अच्छे आए, मैं साइंस में चला गया, तो जो मेरे साथ, जो मेरा दोस्त है, जो मेरा क्लासमेट है, उसे ये नहीं पता कि साइंस क्या है, लेकिन वो मेरा लंगोटिया दोस्त है, वो साइंस में आएगा। और अगर मैं आर्ट्स में चला गया, वो साइंस का स्टूडेंट है, वो आर्ट्स में आ जाएगा। तो मैं युवाओं को इस चीज पे ज्यादा जोर देना चाहता हूँ कि भाई पढ़ाई को पढ़ाई के तरीके से करके, यही चीज सरकार को भी 8वीं में बताना चाहिए कि भाई हरियाणवी भाषा में सीधे शब्दों में कि भाई बीए करोगे तो वकील बन जाओगे मेरी तरह, कमिश्नर बन जाओगे, पुलिस में लग जाओगे, कॉमर्स करोगे तो आप अकाउंटेंट बनोगे, साइंस करोगे तो आप साइंटिस्ट या मेडिकल डिपार्टमेंट में चले जाओगे। तो वो बच्चा 8वीं से ही उस चीज को बढ़ा लेगा, उस चीज में उतर जाएगा ढंग से। और 3 महीने में पहले तो सिर्फ रिजल्ट का टेंशन कि रिजल्ट नहीं आएगा तो रोज भगवान के जाएगा जब तक नहीं आएगा। उसके बाद जब रिजल्ट आ जाएगा तो वो फिर दोस्त से, भाई तू क्या ले रहा है, भाई तू क्या ले रहा है, भाई उसने क्या लिया, भाई मैं क्या लूं। ये सेल्फ डिसीजन होना चाहिए। अगर ये डिसीजन आपने ले लिया ना, और मैं ये भी अभी लास्ट में ये कहता हूँ, मेरे हिसाब से तो पर्सनल जो खुद का काम है वो सबसे अच्छा काम है। मैंने सरकारी नौकरी जानबूझ के नहीं करी थी। मेरे पापा का मन था कि मैं मिलिट्री में जाऊँ, मेरा भी मन था कि मैं मिलिट्री में जाऊँ। मेरा मन ये था कि मेरे पापा जैसे मेरे क्लर्क थे, मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, तो मैं क्लर्क तक की तो मेरी कैपेसिटी थी। और मेरे पापा का मन था कि मैं एनडीए में जाऊं, तो मैंने पापा से कहा, पापा मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि मुझे मेरी काबिलियत पता है। एनडीए जो टेस्ट होता है 12वीं बेस पे होता है, आप मेरे ट्यूशन लगवा दो, मैं वो टेस्ट क्लियर ना करूं, 3 बार ना करूं, 4 बार ना करूं, पापा मैं वो कर सकता हूं। अच्छा, दूसरा सर उन्होंने मेरे से कहा था भाई देशभक्ति, तो ये लास्ट शब्द भी मैं कहना चाहता हूँ, देशभक्ति का पैमाना मिलिट्री नहीं है, 60% है लेकिन 100% नहीं है। ये जो कॉन्सेप्ट मैं लेके बैठा हूँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये बाई लक है मेरे पास। ठीक, मैंने ये भी नहीं सोचा था कि भाई मैं इसमें इतना आगे जाऊंगा। उसके अलावा भाई अगर कोई मिशन बढ़ना चाहे तो नशा एक सबसे बड़ा मिशन है। आप मेरे साथ चलो। मैं कहता हूँ भाई, मैं तो पुलिस को भी एक बात कह देता हूँ, भाई अगर तुम्हें क्राइम मिटाना है ना, या तुम देशभक्ति कर रहे हो, मेरे साथ लगो। तुम अपनी वर्दी छोड़ दोगे पर मैं अपना काम नहीं छोड़ूंगा। ये मेरा लास्ट है। सर क्या मैं एक प्रश्न पूछूं? जरूर। एक तो प्रश्न पूछने से पहले मैं आपको एक बात बताती हूँ कि आप भी भाग्यशाली हैं, हम भी भाग्यशाली हैं और रेडियो बूज भी भाग्यशाली है, क्योंकि जो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं उनकी भी 2 बेटियां हैं, और जो मैं हूँ मेरी भी एक ही बेटी है और आपकी भी एक ही बेटी है। तो हम सब जो यहाँ मैं जुड़े हुए हैं ना, मैं कॉमन हूँ जी, मैंने एक बेटी अडॉप्ट करी है,
तो एक उंगली मेरी उधर है और एक उंगली मेरी इधर है। बिल्कुल सही। आपने बेटी एक, आपके पास एक बेटी है, ठीक है। आप चाहते हो कि दूसरा बच्चा आपने किया नहीं, ठीक है। लेकिन आज के इस क्या कहते हैं उसको भौतिकवाद युग में आप अपनी बेटी की परवरिश करना कैसे चाहते हो? जी मैम, उसको क्या मतलब किस तरीके से उसको एक अच्छा नागरिक या जो भी बनाना चाहते हो उसकी तरफ आप क्या स्टेप उठाते हो? उसके लिए यही स्टेप है कि अभी मैंने बाहर भी आपसे डिस्कस करा था जी। कि अगर मेरी बेटी है जब वो 12 साल की हो जाएगी तो मैंने अपनी वाइफ को कह रखा कि भाई तू इसके साथ एक सहेली की तरह रहेगी, जो चीजें ये टीवी से सीखे उस चीजों को तो खुद बता, और टीवी का चैनल बदलने की ना बजाय उस चीज को तो उसे सिखा कि बेटी जो तेरी जो ये इज्जत है, ये तेरे माँ बाप का दिल तो बहुत बड़ा है, जो तू करेगी कोई बात नहीं, लेकिन एक औरत का, एक बेटी का 2 जन्म होते हैं जी। पहला जन्म उसकी माँ के पेट से, दूसरा जन्म उसकी शादी के बाद, प्लस में कर्मों के बाद। ठीक है कि भाई मैं तो उसे जेल जाऊंगा, चाहे वो अच्छा करे चाहे बुरा करे, लेकिन दूसरा जो मेरा सजग भाई है वो उसे जेल नहीं पाएगा कि विनीत को तो पूरी जिंदगी अवार्ड मिले। ठीक। लेकिन लास्ट में उसकी बेटी ने क्या करा, तो वो गाइडेंस मैंने अपनी वाइफ को दे दी कि भाई तुझे अपना अगर कल भविष्य बनाना है तो तू आज मेरी तरह अपनी जवानी गवा दे, तेरा भविष्य अपने आप बन जाएगा। बहुत सुंदर, तो बहुत धन्यवाद आपका। बबीता जी, आपने एक बात नोट की कि विनीत जी ने जितने भी पहलुओं पे बात की, जी। चाहे वो आज के नौजवानों की आगे की शिक्षा पद्धति को लेने की बात है कि कौन सी स्ट्रीम को वो चुने, या बेटी से संबंधित जो बातचीत करी जी, है, जी, जी। इनकी सारी बातें सुन के मुझे एक पुराना रेफरेंस ख्याल में आता है कि बुद्ध से किसी ने एक बार ये पूछा था कि हम कौन सा रास्ता चुने जी। और किसकी बात को माने और किसकी बात को समझे। तो बुद्ध ने एक वाक्य कहा था कि अपम दीपम भवा, कि अपने दीपक स्वयं बन। वाह, बिल्कुल सही सर। और यही बात विनीत जी की सारी देशना में, सारे संदेश में झलकती है कि स्वयं निर्णय करो। चाहे माँ बेटी का पालन कर रही है उस समय भी, चाहे नौजवान लोग शिक्षण की कौन सी स्ट्रीम में जाना चाहते हैं इसकी बात करें, या जीवन के किसी भी पहलू में आप स्वयं निर्णय करें। और जो स्वयं का कॉन्शियंस है, जो हमारे भीतर की व्यवस्था है, वो हमें बताती है कि क्या ठीक है क्या गलत है। तो मैं समझता हूँ इस संदेश के साथ हम पुनः विनीत जी का आभार व्यक्त करते हैं। इनका और सर ये भी है कि इनकी बातें सुन करके मुझे तो ये लगा है कि इनकी कथनी और करनी में अंतर नहीं, जो कि बहुत बड़ी बात है कि जो इन्होंने कहा, जो इन्होंने सोचा, वो इन्होंने करा। चलिए विनीत जी, पुनः आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद सर। आप आए, आपने बड़े स्पष्ट ढंग से अपनी बात को रखा और हमारे श्रोताओं को आपने सजग किया। बहुत बहुत धन्यवाद।